गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मशीन डिजाइन में लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव एंड रोप ड्राइव से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखा और उससे रिलेटेड हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आज का टॉपिक हमारा डियर क्या होगा? आज का जो लेक्चर नंबर 7 होगा ये हमारा होगा डियर थ्रेडेड, ज्वाइंट एंड पावर स्क्रू से रिलेटेड। दैट मीन्स आज हम पढ़ने वाले हैं डियर ज्वाइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्वाइंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डियर थ्रेड ज्वाइंट एंड पावर स्क्रू। तो सबसे पहले डियर आज के टॉपिक में हम ये जानते हैं कि ज्वाइंट क्या होता है। देन हम ये जानेंगे कि ज्वाइंट कितने टाइप का होता है। देन उसके बाद हम लोग उसमें से एक टाइप ऑफ ज्वाइंट थ्रेडेड ज्वाइंट एंड पावर स्क्रू को डिस्कस करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद नया ज्वाइंट हमारा होगा वेल्डेड ज्वाइंट और एंड रिवेटेड ज्वाइंट। इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए डियर सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा ज्वाइंट होता है ये कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली ज्वाइंट को हम लोग कैसे करते हैं डियर? सपोज करिए ये हो गई प्लेट 1। बेसिकली हम लोग किसी एक सिंगल प्लेट को कभी नहीं जोड़ते हैं। दो या दो से अधिक, 2 और मोर देन 2 प्लेट्स आर ज्वाइंट विथ इटसेल्फ। जैसे देखिए एक प्लेट हमारी ये हो गई। अब 2 प्लेट हो जाए या 2 से अधिक प्लेटें हो जाए, मोर देन 2 प्लेट्स हो जाए, सबको हमें जोड़ना है तो किसी न किसी मेथड से हमें जोड़ना होता है। अब सपोज करिए कि इसके ऊपर हमने एक प्लेट लगा दिया, इस तरीके से ऐसे हमने एक प्लेट लगा दिया और यहाँ पे ऐसा हमने एक रिवेट लगा के इसको ऐसे कैप लगा दिया। यहाँ पे ऐसा हमने एक रिवेट लगाकर ऐसा कैप लगा दिया। तो ये हमारा क्या होगा डियर? अब प्लेट 1 प्लेट 2 के साथ परमानेंटली क्लोज हो गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट। अब इसमें बेसिक हमें ये समझना है डियर कि जब भी ज्वाइंट हमें जोड़ना होगा तो हम प्लेट 1 को ऐसा समझ लें कि मशीन एलिमेंट 1 और प्लेट 2 को हम लोग समझ लें डियर मशीन एलिमेंट 2। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हम किन्हीं 2 मशीन एलिमेंट को आपस में जोड़ेंगे और जिस मेथड से जोड़ेंगे उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। और जब भी डियर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को हम जोड़ते हैं तो जिस एक्सटर्नल थिंग का यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फास्टनर। दैट मीन्स यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टर्म हमें मिलेगा डियर किसी भी ज्वाइंट को बनाने में। फर्स्ट मिलेगा मशीन एलिमेंट 1, सेकेंड मिलेगा मशीन एलिमेंट 2 एंड थर्ड मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट फास्टनर। इन्हीं तीनों के यूज से हम लोग ज्वाइंट को कंप्लीट करते हैं। अब आइए सीखते हैं कि ज्वाइंट कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली अगर हम ज्वाइंट की बात करें डियर तो बेसिकली ज्वाइंट हमारे 2 टाइप के होते हैं। ज्वाइंट हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है एटॉमिक बॉन्डिंग या एटॉमिक ज्वाइंट। जब ऐसा ज्वाइंट डियर जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाकर परमानेंट बॉन्ड बना ले और वह ज्वाइंट आसानी से रीओपन ना हो, ऐसे ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं डियर एटॉमिक बॉन्डिंग। दैट मीन्स सपोज करिए कि ये पार्ट 1 है। अब यहीं पे हम एक दूसरा पार्ट रख दें और दोनों के बीच में हीट सप्लाई कर दें तो इसका भी कुछ पार्ट मेल्ट होगा, इसका भी कुछ पार्ट मेल्ट होगा और मेल्ट होकर एक दूसरे के साथ ऐसे मिक्स हो जाएगा कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि इनमें से प्लेट 1 का पार्ट कौन सा है और प्लेट 2 का पार्ट कौन सा है। दैट मीन्स 1 और 2 दोनों के पार्ट एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, उनके मॉलिक्यूल्स जाकर आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे बॉन्ड या ऐसे ज्वाइंट को डियर हम लोग बोलते हैं एटॉमिक बॉन्डिंग। इसका दूसरा नाम है डियर, इसका दूसरा नाम है परमानेंट ज्वाइंट। तो ये हमारे बेसिकली डियर एक ज्वाइंट हो गया एटॉमिक ज्वाइंट या परमानेंट ज्वाइंट। सेकंड हम बात करने चल रहे हैं डियर, सेकंड हमारा ज्वाइंट होता है टेम्परेरी ज्वाइंट। सेकंड जो हमारा ज्वाइंट होता है वो होता है, देखिए ज्वाइंट हमारा होता है टेम्परेरी या पहले मैकेनिकल ज्वाइंट हम लोग ऐसे समझ लें।
सेकेंड जो हमारा होगा वो होगा मैकेनिकल बॉन्डिंग। अब ये मैकेनिकल बॉन्डिंग का मतलब ये हुआ डियर कि दो या दो से अधिक प्लेटें आपस में जब जुड़ेंगी तो उनके मॉलिक्यूल्स कोई भी एक्शन नहीं करेंगे। दो प्लेटें एक्सटर्नली, जैसे आप देखिए इस ज्वाइंट में प्लेट 1 और प्लेट 2 का कोई भी मॉलिक्यूल इसको बॉन्ड बनाने में वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं डियर मैकेनिकल बॉन्डिंग। अब इस मैकेनिकल बॉन्डिंग को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करने चल रहे हैं। मैकेनिकल ज्वाइंट या मैकेनिकल बॉन्डिंग को हम लोग फर्दर जब क्लासिफाई करते हैं डियर तो इसे 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है टेम्परेरी ज्वाइंट एंड सेकंड होता है सेमी परमानेंट ज्वाइंट। सेमी परमानेंट ज्वाइंट एंड सेकंड हमारा हो गया टेम्परेरी ज्वाइंट। अब यहां पे समझते डियर, देखिए पहला ज्वाइंट हमने आपको बताया परमानेंट ज्वाइंट या एटॉमिक बॉन्डिंग, सेकंड हम आपको बताने चल रहे हैं सेमी परमानेंट एंड थर्ड बताने चल रहे हैं टेम्परेरी ज्वाइंट। पहले समझते हैं परमानेंट ज्वाइंट जब भी होता है डियर तो ये प्लेट 1 हो गई, ये प्लेट 2 हो गया और यहां से लेके यहां तक का सिरा जो इसको दोनों प्लेटों को बराबर बॉन्ड करके रखा हुआ है, इस सिरे को बोलते हैं फास्टनर। ये एक फास्टनर की तरह वर्क करता है, ये एक फास्टनर की तरह वर्क करता है। और परमानेंट ज्वाइंट की वो पहचान है, वो आइडेंटिफिकेशन है जिसमें दो जोड़ को आसानी से रीओपन नहीं कर सकते हैं और आसानी से बॉन्ड भी नहीं कर सकते हैं। बॉन्ड करना भी कठिन है और रीओपन भी करना कठिन है। जब ज्वाइंट को रीओपन करेंगे तो ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यहाँ से कटे। अगर हम कटर ना यूज करें तो यहाँ से टूट सकता है, यहाँ से टूट सकता है, यहाँ से टूट सकता है, यहाँ से टूट सकता है। मतलब ज्वाइंट को रीओपन होने में फास्टनर भी फेल होगा, प्लेट 1 भी फेल होगी और प्लेट 2, तीनों के फेल होने के चांसेस 100% रहेंगे। तो ऐसा ज्वाइंट जिसको रीओपन करने पर फास्टनर प्लेट 1 एंड प्लेट 2 सभी हमारे क्या है फेल होने के चांसेस हों, तो ऐसे ज्वाइंट रीओपन करने में, क्लोज करने में, रीओपन करने में ऐसे ज्वाइंट को परमानेंट ज्वाइंट कहते हैं। अब आइए सेमी परमानेंट और टेम्परेरी ज्वाइंट की बात करते हैं। अच्छा, एक ज्वाइंट आप देखिए डियर, ये हो गया हमारा रिवेट ज्वाइंट। सपोज करिए यहाँ पे हमने लगाया रिवेट। अब इस ज्वाइंट को जब हम देख रहे हैं तो यह ज्वाइंट परमानेंट ज्वाइंट की तरह बिहेव कर रहा है, एक परमानेंट ज्वाइंट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन जब इसे रीओपन करेंगे तो हम केवल रिवेट के इस हेड को काट देंगे या रिवेट को यहाँ से काट देंगे या रिवेट के इस हेड को काट के इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे और ये प्लेट 1 ये प्लेट 2 दोनों हमारी क्या रहेंगे डियर, सेफ रहेंगी। तो ऐसा ज्वाइंट जो एज ए परमानेंट बिहेव करे, the joint behaves like as permanent joint but when joints are reopened, जब ज्वाइंट को हम रीओपन करेंगे तो हमारा केवल और केवल फास्टनर ब्रेक करे और दोनों प्लेटें हमारी सेफ रहें। ओनली फास्टनर आर फेल, ओनली फास्टनर फेल एंड बोथ मशीन एलिमेंट, आप प्लेट की जगह कहिए मशीन एलिमेंट आर सेफ। ऐसे ज्वाइंट को डियर हम लोग बोलते हैं सेमी परमानेंट ज्वाइंट। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? इसके एग्जाम्पल जैसे देखिए, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है रिवेट ज्वाइंट, स्ट्रेच ज्वाइंट, स्टपल ज्वाइंट एंड स्ट्रेच ज्वाइंट एंड श्रिंक ज्वाइंट। इसका मतलब यह है डियर कि जो रिवेट ज्वाइंट है आसानी से बंद नहीं होगा, एक परमानेंट ज्वाइंट बिहेव करेगा, लेकिन रीओपन करने पर केवल रिवेट फेल होगी, दोनों प्लेटें सेफ रहेंगी। सेकेंड हमारा क्या है, स्ट्रेच ज्वाइंट। जब शीट मेटल शॉप की हम बात करते हैं डियर
तो एक सीट को हम ऐसे मोड़ देते हैं और सेकंड सीट को ऐसे मोड़ देते हैं। जब 3D में देखेंगे तो ये कुछ सीट ऐसी दिखाई देगी। यहाँ पर हैमरिंग एक्शन कर देते हैं तो ये क्या होता है, चिपक जाता है और एक परमानेंट ज्वाइंट बिहेव करने लगता है और यह वर्क करने लगता है एक फास्टनर की तरह। ये हो गई हमारी प्लेट 1 या मशीन एलिमेंट 1, ये हो गया मशीन एलिमेंट 2 और ये हो जाता है फास्टनर। जब ज्वाइंट रीओपन करना होता है तो इसी फास्टनर को ब्रेक कर लेते हैं, ये प्लेट और ये प्लेट सेफ हो जाती है। तो इस तरीके के ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं सेमी परमानेंट ज्वाइंट। नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्टपल। स्टपल का मतलब जो कॉपियों में हम लोग स्टपलर पिन का यूज करते हैं। जब आप देखें स्टपलर पिन से 10 पेज को हमने जोड़ दिया, वह एक परमानेंट ज्वाइंट की तरह बिहेव करने लगा। बार बार आप पिन थोड़ी निकाल पा रहे हैं, लेकिन जब आप ज्वाइंट को रीओपन करते हैं तो स्टपलर पिन आपका जो है वो फास्टनर की तरह बिहेव कर रहा है। ज्वाइंट रीओपन होने में स्टपलर पिन आपका ब्रेक हो जाएगा, खराब हो जाएगा, रीयूज नहीं होगा, लेकिन पेज आपके सेफ रहेंगे। तो स्टपलर हो गया। श्रिंक ज्वाइंट क्या होता है, एक पाइप हो गई, इस पाइप के हेड को गर्म करें और इस पाइप के अंदर इनलेट करा दें तो यह इसके अंदर जाकर एक परमानेंट ज्वाइंट बना लेता है। तो ये पार्ट आपका फास्टनर की तरह वर्क करने लगता है। बाद में इस पार्ट को गर्म करके काट के रीओपन कर लेते हैं तो ये ज्वाइंट एक परमानेंट ज्वाइंट की तरह बिहेव करेगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे डियर सेमी परमानेंट ज्वाइंट। तो सेमी परमानेंट ज्वाइंट भी हो गया और यहाँ पे आपका परमानेंट ज्वाइंट। परमानेंट ज्वाइंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है डियर वेल्डिंग, सोल्डरिंग, कॉमा ब्रेजिंग। वेल्डिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, ये तीनों एग्जांपल हमारे हैं किसके, परमानेंट ज्वाइंट के। सेमी परमानेंट के कौन कौन से हैं, रिवेट ज्वाइंट, स्ट्रेच ज्वाइंट, स्टपल ज्वाइंट, श्रिंक ज्वाइंट एंड ये सारे हमारे किसके हैं, सेमी परमानेंट ज्वाइंट के एग्जांपल हैं। अब आइए लास्ट में देख लेते हैं टेम्परेरी ज्वाइंट्स। ऐसे ज्वाइंट डियर जिसमें हम दो जोड़ को आसानी से क्लोज और रीओपन कर सकें और क्लोज और रीओपन करने में हमारे मशीन एलिमेंट 1 भी सेफ रहे, एलिमेंट 2 भी सेफ रहे और फास्टनर भी सेफ रहे, जैसे नट बोल्ट, पेच स्क्रू, कपलिंग, की, राड, पिन, ये सारे थ्रेड ज्वाइंट, ये सारे हमारे इस टेम्परेरी ज्वाइंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम ज्वाइंट की बात कर रहे थे डियर, तो एक होता है परमानेंट ज्वाइंट। परमानेंट में जो रिवेटेड ज्वाइंट हैं, रिवेटेड ज्वाइंट को हम लोग सेमी परमानेंट ज्वाइंट, स्टेपल ज्वाइंट को सेमी परमानेंट ज्वाइंट में रखते हैं और वेल्डेड एंड ब्रेजिंग ज्वाइंट को हम लोग परमानेंट ज्वाइंट में रखते हैं, जो कि अभी मैंने आपको क्लासिफाई किया। और टेम्परेरी ज्वाइंट्स में हम लोग रखते हैं की ज्वाइंट्स, कॉटर ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट, बोल्ट ज्वाइंट, कपलिंग, कॉमा पेच, स्क्रू, तो ये सारे हमारे होते हैं टेम्परेरी ज्वाइंट्स। अब यहाँ पे देखिए डियर, इन सब ज्वाइंट्स को जब करते हैं तो ये हमारे लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट एंड एसेंट्रिक ज्वाइंट में जोड़े जाते हैं। लैप का मतलब ये होता है कि एक प्लेट को दूसरे के ऊपर रख कर वेल्ड करना या ज्वाइन करना। ये इस तरीके से हो जाए प्लेट 1, इस तरीके से हो जाए प्लेट 2। दोनों को अगर एक प्लेट को दूसरे के ऊपर ओवरलैप, ऐसे ओवरलैप करके इस तरीके से परमानेंट ज्वाइंट बनाया जाए तो वो कहलाता है लैप ज्वाइंट। बट ज्वाइंट क्या होता है डियर, दोनों प्लेट के फेस को आमने सामने रखकर इस तरीके से यहाँ पर अगर हम इसको ज्वाइंट बनाएं या एक तीसरी प्लेट इसके ऊपर लगाकर इस तरीके से ज्वाइंट बनाएं तो ऐसे ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं डियर बट ज्वाइंट। एसेंट्रिक का मतलब होता है कि वह अपने एक्सिस से हटकर, उसके एक्सिस से हटकर हम लोग उस पर वेल्डिंग करें या कोई भी ज्वाइनिंग करें, तो ऐसे ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं। जैसे ये प्लेट हो जाए, अब इस प्लेट पे इस तरीके से एक प्लेट हो जाए तो ये इसका एक्सिस हो जाए, ये इसका एक्सिस हो जाए, इसके एसेंट्रिक में आकर हम लोग इस पे वेल्डिंग करें तो ऐसे ज्वाइंट्स को हम लोग बोलते हैं एसेंट्रिक ज्वाइंट। ये हमारा होता है बेसिक डियर इंट्रोडक्शन ऑफ ज्वाइंट। अब इन्हीं इंट्रोडक्शन ऑफ ज्वाइंट्स में से हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बोल्ट ज्वाइंट। बोल्ट ज्वाइंट जो बोल्ट के अंदर हमारे बनती है थ्रेड। अब इस बोल्ट एंड नट के अंदर जो थ्रेड बनती है वही थ्रेड हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं थ्रेडेड ज्वाइंट। आइए अब इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डियर, थ्रेड हमारी क्या होती हैं। थ्रेड ज्वाइंट्स आर टेम्परेरी ज्वाइंट्स।
which is used for join two or more than two mechanical parts joint like behave as a temporary joints। ये हमारी क्या होती हैं, थ्रेड ज्वाइंट्स होती हैं जो किसी भी नट एंड बोल्ट में बनी होती हैं और जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों थ्रेड होती हैं तथा इनका यूज दो या दो से अधिक मशीन एलिमेंट को जोड़ने में किया जाता है। आइए देखते हैं, देखिए थ्रेडेड ज्वाइंट इज ए सेपरेबल ज्वाइंट्स ऑफ टू और मोर मशीन पार्ट्स। एक ऐसा थ्रेडेड ज्वाइंट होता है जिसे आसानी से सेपरेट यानी कि अलग किया जा सकता है। तो थ्रेड ज्वाइंट एक सेपरेबल ज्वाइंट है जिसे दो या दो से अधिक मशीन पार्ट्स को जोड़ने में किया जाता है। दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ थ्रेडेड फास्टनिंग सच एज बोल्ट एंड नट, जिसको हम लोग बोल्ट और नट के थ्रू ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारा होता है थ्रेडेड ज्वाइंट का इंट्रोडक्शन, जिसमें इसे हम नॉर्मली किसका बनाते हैं, माइल्ड स्टील या रॉट आयरन का हम लोग नट एंड बोल्ट बनाते हैं। नॉर्मली जनरली स्पेशल केस में हम लोग एलॉइंग एलिमेंट्स का भी बनाते हैं। तो ये हमारे होते हैं डियर सिंपल थ्रेड ज्वाइंट। अब इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि जो एडवांटेज ऑफ थ्रेड ज्वाइंट है, क्यों हम लोग थ्रेड ज्वाइंट करते हैं, उस थ्रेड ज्वाइंट का डिसएडवांटेज क्या है, फिर उसके बाद उस थ्रेड ज्वाइंट के क्लासिफिकेशन और देन एक एक थ्रेड का हम लोग एंगल और यूज सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले एडवांटेज ऑफ थ्रेड ज्वाइंट। अच्छा, थ्रेड ज्वाइंट का सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है डियर, सपोज करिए कि ये प्लेट है, ये दूसरी प्लेट हो गई, ये हमने यहाँ पे लगा दिया, ये एक बोल्ट लगा दिया और यहाँ पे हमने ये नट, इस पे ये थ्रेड कटी हुई है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नट लगाकर इसको आसानी से कस दिया, फिर उसको जब जरूरत पड़ी तो आसानी से नट को रीओपन करके बाहर कर लिया। तो पहला एडवांटेज क्या होता है कि इस ज्वाइंट को बहुत क्विकली यानी कि तेजी से कंप्लीट किया जाता है। दूसरा एडवांटेज क्या होता है कि यह ज्वाइंट हमारा टेम्परेरी होता है, मतलब दो प्लेटों जब ज्वाइंट को रीओपन करते हैं तो फास्टनर और दोनों मशीन एलिमेंट हमारे सेफ होते हैं। तीसरा एडवांटेज क्या होता है डियर कि हम इसमें क्लैंपिंग फोर्स को भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर वाशर का यूज करके। ये सारे हमारे एडवांटेज होते हैं। आइए देखते हैं, देखिए फर्स्ट एडवांटेज क्या है, द पार्ट आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ ए लार्ज क्लैंपिंग फोर्स। ये क्या करता है कि बड़े से बड़े क्लैंपिंग फोर्स को नट एंड बोल्ट के थ्रू हम लोग कसकर बंद कर देते हैं या टाइट कर देते हैं। लार्ज क्लैंपिंग फोर्स बियर करने वाले मशीन एलिमेंट को भी हम लोग नट एंड बोल्ट से क्लैंप कर देते हैं। देयर इज वेज एक्शन एट द थ्रेड विच इंक्रीज द क्लैंपिंग फोर्स। देयर इज वेज एक्शन, वेज का मतलब होता है डियर नुकीला, वेज का मतलब होता है नुकीला या शार्प, जिस पे एक नुकीले, वेज एक्शन का मतलब नुकीले एक्शन के थ्रू हम लोग मशीन पार्ट या थ्रेड को बनाते हैं, विच इंक्रीज द क्लैंपिंग फोर्स, जो क्लैंपिंग फोर्स को इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से जैसे थ्रेड हो गई, ये मान लीजिए ये स्क्रू हो गया, इसको ऐसा बनाते हैं। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे थ्रेड जनरेट करते हैं और इसके बाद इसका हम लोग यूज करते हैं। ये हमारा कहलाता है थ्रेड ज्वाइंट। सेकेंड पॉइंट देखिए, द थ्रेड आर सेल्फ लॉकिंग, देयरफॉर थ्रेड ज्वाइंट कैन बी प्लेस्ड इन एनी पोजीशन लाइक दैट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है डियर कि थ्रेड ज्वाइंट एक सेल्फ लॉकिंग ज्वाइंट होता है। व्हाट मीन्स सेल्फ लॉकिंग ज्वाइंट, आइए पहले ये समझ लेते हैं। सेल्फ लॉकिंग ज्वाइंट का मतलब ये होता है डियर कि जैसे देखिए, सपोज करिए कि इस मशीन पार्ट में, मान लीजिए इस मशीन पार्ट में ये हमने लगा दिया बोल्ट और ये हमने लगा दिया नट, यहाँ पे थ्रेड बनी हुई है नट। सेल्फ लॉकिंग का मतलब ये होता है कि जब यह मशीन एलिमेंट हमारा वर्क करे तो ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू फोर्सेस, यह नट और बोल्ट रीओपन ना हो, ऑटोमेटिक रीओपन ना हो। अगर यह वर्किंग करते समय
ऑटोमेटिक रीओपन होने लगे तो ये ज्वाइंट हमारे क्या कहलाएंगे? जैसे हमने कहा कि ये ज्वाइंट हमारे कैसे होते हैं? दीज ज्वाइंट आर सेल्फ लॉकिंग। तो अगर रीओपन होने लगे, ढीले होने लगे तो वो सेल्फ लॉकिंग ज्वाइंट्स नहीं कहलाएंगे। दूसरा एग्जांपल आप समझिए कि जैसे आपने देखा कि वॉइस होती है या आपने देखा है कि स्क्रू जैक होते हैं। स्क्रू जैक आप फोर व्हीलर वगैरह पे पहिए चेंज करने के लिए यूज करते हैं। तो आप जितना स्क्रू जैक घुमाएंगे गाड़ी उतनी ऊपर उठ जाएगी। फिर स्क्रू जैक को आपको घुमाने के बाद पकड़ के नहीं रखना है, आप वहां से छोड़ भी देंगे तो दोबारा ऑटोमेटिक स्क्रू जैक रिटर्न नहीं आएगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। यही आपका सेल्फ लॉकिंग डिवाइस का नॉमेनक्लेचर होता है। मतलब जहां तक थ्रेड आपने मूव करके आगे बढ़ा दिया है उसके बाद जब तक आप उसे रीओपन नहीं करेंगे तब तक वह वापस नहीं आएगा, उसी पोजीशन पे बना रहेगा। ऐसे ज्वाइंट्स को बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग ज्वाइंट्स, जिसमें से थ्रेड आपका एक सेल्फ लॉकिंग ज्वाइंट है। देयरफॉर जिस वजह से थ्रेड ज्वाइंट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, सेल्फ लॉकिंग होने की वजह से आप नट एंड बोल्ट को वर्टिकल लगा सकते हैं, इंक्लाइन लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं, किसी भी पोजीशन में आप प्लेस कर सकते हैं। कॉमा नेक्स्ट देखिए, द पार्ट्स ज्वाइंट टुगेदर बाय थ्रेडेड ज्वाइंट्स कैन बी डिटैच्ड व्हेन रिक्वायर्ड। दैट मीन्स द पार्ट ज्वाइंट टुगेदर, हम पार्ट्स को एक साथ भी बना सकते हैं बाय थ्रेड ज्वाइंट के थ्रू जब हमें रिक्वायर्ड होता है। तो ये भी एक एडवांटेज होता है थ्रेड ज्वाइंट का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ थ्रेड ज्वाइंट। तो मोस्टली डिसएडवांटेज क्या होता है डियर, कि जब हमें थ्रेड ज्वाइंट बनाना है, नट एंड बोल्ट का यूज करना है, तो ये जो प्लेटें हमें दिखाई दे रही हैं, इन प्लेट में जब तक होल नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर बोल्ट नहीं इंटर करेगा, और जब बोल्ट नहीं इंटर करेगा तो ये बोल्ट का बॉडी बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम नट कैसे प्लेस करेंगे? तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है डियर कि मशीन एलिमेंट में हमें एक होल करना होता है। अब इस होल करने की वजह से प्लेट की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है और होल करते वक्त इन सब प्लेट में स्ट्रेस आपके इंड्यूस्ड हो जाते हैं। यह एक डिसएडवांटेज है नट एंड बोल्ट या थ्रेडेड ज्वाइंट। देखिए, थ्रेडेड ज्वाइंट आर रिक्वायर्ड, थ्रेड ज्वाइंट्स आर रिक्वायर होल इन द मशीन पार्ट। थ्रेड ज्वाइंट सबसे मोस्ट है, चाहे नट बोल्ट हो चाहे पेच स्क्रू हो, सबसे मोस्ट है। जिस जगह पे यूज करना है वहां पर होल की रिक्वायरमेंट होती है। कॉमा दैट आर बी क्लैम्प्ड, कॉमा दिस रिजल्ट इन स्ट्रेस, होल करने की वजह से इन प्लेट के अंदर दिस रिजल्ट इन स्ट्रेस कंसंट्रेशन नियर द थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द पार्ट। तो होल करने की वजह से इस पार्ट के होल के चारों तरफ एक स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है जो हमारे मशीन एलिमेंट को वीक करता है। तो ये हमारे होते हैं डिसएडवांटेज ऑफ थ्रेड ज्वाइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थ्रेड ज्वाइंट्स लूज व्हेन सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन। एक दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि देखो, यह एक सेल्फ लॉकिंग डिवाइस तो है, सेल्फ लॉकिंग मशीन एलिमेंट तो है, लेकिन जब वाइब्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे नट एंड बोल्ट रीओपन होने शुरू हो जाते हैं। तो यह भी एक हमारा डिसएडवांटेज है थ्रेड ज्वाइंट का। तो ये हमारे हो गया डियर डिसएडवांटेज ऑफ थ्रेड ज्वाइंट। अब आइए डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ थ्रेड ज्वाइंट। नॉमेनक्लेचर ऑफ थ्रेड ज्वाइंट, जिसमें हम लोग देखेंगे डियर नॉमेनक्लेचर या टर्मिनोलॉजी ऑफ थ्रेड ज्वाइंट। टर्मिनोलॉजी का मतलब पहले हम ये समझते हैं कि सपोज करिए कि देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यह कुछ इस तरीके से ऐसा बनाया गया है। अब इसको हम देखेंगे तो यह कुछ इस तरीके से ऐसा होगा। अब इसमें ये वाला जो पार्ट हमारा होता है ये होता है शैंक या बॉडी, और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हेड। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये जो थ्रेड कटी होती है डियर, देखें यहां से थ्रेड हमने परफॉर्म करना शुरू किया और इस तरीके से ये हम थ्रेड में चूड़ियां इस पे बना दिए। नेक्स्ट इस तरीके से इसको हमने ऐसे परफॉर्म किया
और ये थ्रेड हमने बना दिया। अब इसमें देखिए हम इसके नॉमेनक्लेचर पढ़ने चल रहे हैं कि ये थ्रेड हमारी क्या होती हैं और इन्हें हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो वन बाय वन हम समझेंगे डियर कि देखो जब थ्रेड काटते हैं तो जो थ्रेड का अपर पॉइंट होता है और दूसरे थ्रेड का अपर पॉइंट होता है, जब आप फ्रंट से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा और एक ऐसा दिखाई देगा। अपर पॉइंट यहां से लेके यहां तक एक डायमीटर बनता है। अपर पॉइंट यहां थ्रेड की देखो एक्सटर्नल थ्रेड की बात करेंगे तो यहां अपर पॉइंट से मतलब ये जो पॉइंट होता है इस अपर पॉइंट को बोलते हैं CREST क्रिस्ट, और लोअर पॉइंट को जहां पे थ्रेड खत्म होती है इसे बोलते हैं रूट। तो अब यहां पे देखिए डियर क्रिस्ट और क्रिस्ट के बीच में एक हम सर्किल ड्रॉ करते हैं, उस सर्किल को हम लोग बोलते हैं मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड। इस रूट देखो इस क्रिस्ट सर्किल को जो एक सर्किल हम लोग ड्रॉ करते हैं ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं मेजर डायमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं रूट। रूट से देखो डियर एक सर्किल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये वाला हो जाएगा आपका रूट। इस रूट से जो एक सर्किल ड्रॉ करेंगे इसे बोलते हैं माइनर डायमीटर या रूट डायमीटर ऑफ थ्रेड। तो एक हमारे पास होता है मेजर डायमीटर और एक होता है माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड। अब आइए बात करते हैं पिच डायमीटर क्या होता है। तो पिच डायमीटर क्या होता है डियर, देखिए जैसे इस थ्रेड की हाइट, इसको हटाते हैं, जैसे देखिए इस थ्रेड की हाइट यहां से लेकर यहां तक इतनी है, तो इस हाइट के मिड पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट हम लोग देखेंगे डियर, जैसे देखिए मान लीजिए ये हमारी हो जाए थ्रेड, ये हमारी हो जाए थ्रेड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहां से जो एक सर्किल हम लोग ड्रा करते हैं वो हमारा बड़ा वाला सर्किल कहलाएगा मेजर डायमीटर, और यहां से जो एक सर्किल ड्रॉ करेंगे ये सर्किल हमारा कहलाएगा चलिए ये सर्किल हमारा कहलाएगा ये वाला सर्किल माइनर डायमीटर। लेकिन देखिएगा डियर ये पॉइंट क्रिस्ट कहलाता है और ये पॉइंट आपका रूट कहलाता है। अब देखो क्रिस्ट और रूट के बीच में ये थ्रेड की थिकनेस बढ़ रही है और यहाँ देखो गैप घट रहा है, तो हम एक ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं डियर, जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो वो इनके गैप के डिस्टेंस के बराबर हो। मतलब दो थ्रेड के बीच की जितनी गैप हो वो थ्रेड की थिकनेस के बराबर में हो, वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दैट मीन्स यहां से एक सर्किल हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे इमेजिनरी सर्किल जो थ्रेड के थिकनेस और गैप के इक्वल हो, उस इमेजिनरी सर्किल को डियर बोलते हैं पिच डायमीटर। तो यहां से आपको पिच डायमीटर भी क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा बेसिक नॉमेनक्लेचर होता है मेजर डायमीटर, पिच डायमीटर एंड माइनर डायमीटर। अब आइए पिच समझते हैं क्या होता है डियर। एक टर्म आपसे पूछा जाता है पिच। पिच आपका क्या होता है डियर कि दो थ्रेड के क्रिस्ट के बीच के डिस्टेंस को दो पास की थ्रेड का मतलब जैसे पहली थ्रेड ये है तो दूसरी पास की थ्रेड ये हो गई, इसका क्रिस्ट ये है, इसका क्रिस्ट ये है, दो पास की थ्रेड के क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्रिस्ट कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं पिच कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट ऑफ थ्रेड ऑफ कॉन्जुगेटिव मतलब पास की, तो ये हमारा कहलाता है पिच। अब यहां से देखो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी पिच, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी पिच, ये हमारा होता है डियर पिच। अब बात करते हैं कि कुछ अलग टाइप की भी थ्रेड होती हैं, वहां पे आप पिच कैसे पहचानेंगे। एक थ्रेड आपकी इस तरीके से भी होती है, अब ऐसी थ्रेड जहां पे मिले डियर वहां पे क्या देखो ये क्रिस्ट तो ये है, क्रिस्ट ये है, क्रिस्ट ये है, तो अब आप यहां पे क्या करेंगे किसी एक थ्रेड के एक साइड को पकड़ेंगे और सेम उसके जस्ट पास वाली थ्रेड के उसी साइड को आप देखेंगे और दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग पिच कहेंगे। आप चाहें तो यहां से इस थ्रेड का ये वाला फेस लीजिए तो अगली थ्रेड का भी सेम वही वाला फेस लेंगे और यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग पिच कहेंगे। ये हमारा होता है डियर पिच। तो इस तरीके से ये हम लोग देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी ऑफ। चलिए
आगे बात करते हैं। देखिए मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड। तो मेजर डायमीटर क्या है डियर, कि जो हमारा इस क्रिस्ट से एक सर्किल बने, थ्रेड की क्रिस्ट से एक सर्किल बने, उस डायमीटर को मेजर डायमीटर कहते हैं। देखिए इट इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल स्क्रू थ्रेड। द स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय दिस डायमीटर। तो कोई भी स्क्रू आपका इस मेजर डायमीटर के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई किया जाएगा और यह एक लार्जर डायमीटर होगा जो कहां से डन किया जाएगा, क्रिस्ट सर्किल ड्रॉन फ्रॉम क्रिस्ट। ये हमारा होता है डियर मेजर डायमीटर। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज आउटसाइड और नॉमिनल डायमीटर, जिसे हम लोग आउटसाइड डायमीटर या नॉमिनल डायमीटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, इट इज द डायमीटर ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ एन सिलेंड्रिकल स्क्रू थ्रेड। मतलब यह एक इमेजिनरी, देखो यह एक इमेजिनरी डायमीटर भी होता है कि उस क्रिस्ट से एक ऐसा नहीं कि क्रिस्ट पे डायमीटर ये बना नहीं होता है। यहाँ देखो ये डाया बना नहीं होता, हम यहाँ से इसको इमेजिन करते हैं कि एक डायमीटर इतना होना चाहिए और इस लार्जेस्ट डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं डियर, मेजर डायमीटर बोलते हैं। यहाँ देखो एक हमारे पास आपका इंटरनल थ्रेड बना हुआ है। इस इंटरनल थ्रेड में देखो ये हो गया एक्सटर्नल थ्रेड, ये हो गया इंटरनल थ्रेड। अब इंटरनल थ्रेड में क्या होता है डियर, कि देखो ये इस तरीके से आपका बना होता है, जिसमें आप ये मिनिमम ये डायमीटर नहीं देखेंगे। अगर मिनिमम डायमीटर देखेंगे तो ये आपका माइनर डायमीटर हो जाएगा, दैट मीन्स स्मॉलर डायमीटर हो जाएगा। आपको लार्जर डायमीटर देखना है, दैट मीन्स ये क्रिस्ट आपको लेनी है, यहाँ से ये डेप्थ वाली क्रिस्ट लेनी है। मतलब इंटरनल थ्रेड में जो लार्जेस्ट डायमीटर बनेगा, दैट मीन्स थ्रेड के रूट से जो एक सर्किल बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे मेजर डायमीटर। और अगर यहाँ पे क्रिस्ट से जो एक सर्किल बनेगा ये कहलाएगा माइनर डायमीटर फॉर इंटरनल थ्रेड। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों थ्रेड के लिए जो लार्जेस्ट डायमीटर बनेगा वो कहलाएगा आपका मेजर डायमीटर, और जो स्मॉलर सर्किल बनेगा वो कहलाएगा आपका माइनर डायमीटर। चलिए नेक्स्ट हम बात करने चल रहे थे, दिस सरफेस विच वुड पास थ्रू द थ्रेड सच एज पॉइंट्स आर मेक इक्वल विड्थ द थ्रेड एंड द विड्थ ऑफ स्पेस बिटवीन द थ्रेड्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव डायमीटर। ये वही चीज़ है डियर जो भी हम लोग इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा इफेक्टिव डायमीटर या थ्रेड डायमीटर या मेजर डायमीटर क्या होता है। तो ये क्या होता है, इट इज़ द डायमीटर ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर। एक सिलेंडर होता है जिसका एक इमेजिनरी डायमीटर हम लोग मेजर करते हैं। देखो अगर हम बात करेंगे जैसे ये एक सिलेंडर हो गया, अब इस सिलेंडर पे ही तो हमें थ्रेड काटना है डियर, इसी पे तो हमें इस तरीके से थ्रेड काटना है। तो यहाँ पे एक हमारा इमेजिनरी डायमीटर होगा जिसे हम लोग बोलेंगे मेजर डायमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं पिच। पिच हमारा क्या होता है डियर, कि जैसे देखो ये हो गई आपकी थ्रेड, ये हो गई आपकी थ्रेड। अब इस थ्रेड पे देखो इस क्रिस्ट और इस क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस को, इस क्रिस्ट और क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस के, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड, दो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड के बीच क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस को पिच कहते हैं। ये होती है पिच। अगर ये स्क्वायर हो जाए थ्रेड तो यहाँ पे क्रिस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, ये हमारी कहलाएगी पिच। ये हो गया हमारा डियर पिच। दैट मीन्स इट इज द एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन वन थ्रेड टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड। यह एक एक्सियल डिस्टेंस होता है एक थ्रेड के पॉइंट और दूसरे करस्पॉन्डिंग थ्रेड के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। दिस इज मेजर्ड इन एक्सियल डायरेक्शन बिटवीन करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन द सेम एक्सियल प्लेन। जैसे हम एक्सियल डायरेक्शन में मेजर करते हैं सेम एक्सियल पॉइंट के बीच, ये कहलाती है हमारी पिच।
नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। देखिए, यदि हम पिच इज इक्वल टू निकालना चाहे तो 1 अपॉन नंबर ऑफ थ्रेड पर यूनिट लेंथ ऑफ स्क्रू के होता है। दैट मीन्स अगर हम इस पिच की वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए, पिच इक्वल टू होता है डियर 1 अपॉन नंबर ऑफ थ्रेड पर यूनिट लेंथ ऑफ स्क्रू। दैट मीन्स ऐसे देखिए डियर, अगर पिच निकालना हो तो 1 अपॉन, मान लीजिए ये एक आपका थ्रेड बन गया है। ऐसे देखिए, सपोज करिए कि ये आपकी एक थ्रेड है, ऐसे इस तरीके से एक थ्रेड है। अब यहाँ पर यूनिट लेंथ का मतलब मान लीजिए कि आप 1 मीटर ले लिए, 1 मीटर के बीच या 1 पर यूनिट 1 mm ले लिया। आप सपोज करिए कि 1 mm के बीच में 1 2 3 4 थ्रेड आ रही है, तो इसमें जो हम पिच लेंगे, पिच इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन नंबर ऑफ थ्रेड पर यूनिट लेंथ। ये इस तरीके से भी हम पिच को निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लीड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा होता है डियर लीड का मतलब ये होता है डियर, देखिए जैसे कोई भी नट, मान लीजिए कि ये आपका हो गया इस तरीके से, इस पे थ्रेड जनरेट है। अब इसको हम क्या करते हैं डियर, इस पे नट एंड बोल्ट लगाते हैं। मान लीजिए कि इस पे हमने हेक्सागोनल नट लगा दिया, ये हो गया नट, इसे आप हेक्सागोनल समझेंगे। अब इस हेक्सागोनल नट को जब एक बार हम क्लॉकवाइज घुमाएं तो उस क्लॉकवाइज घुमाने पर नट कुछ एक्सियल डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, या नट को फिक्स कर दें, इस बोल्ट को हम एक बार क्लॉकवाइज घुमाएं तो बोल्ट कुछ एक्सियल डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। जितनी एक्सियल डिस्टेंस, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एक्सियल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में जितनी एक्सियल डिस्टेंस यह ट्रेवल्ड करता है, दैट इज कॉल्ड लीड। दैट मीन्स इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 corresponding point on the same helix. It is the distance which screw thread advance axially in 1 rotation of the nut. रोटेशन, एक नट के कितने रोटेशन में, 1 रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री। नट के एक रिवॉल्यूशन में जितनी एक्सियल डिस्टेंस हमारी आगे ट्रेवल करता है नट, उसे हम लोग बोलते हैं लीड। और लीड इज इक्वल टू होता है N इंटू पी। लीड इज इक्वल टू होता है N का मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू पिच। अब यहां से एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका निकल के आता है, दूसरा आपका निकल के आता है डियर सिंगल स्टार्ट थ्रेड, डबल स्टार्ट थ्रेड एंड ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड। अब आइए पहले उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। सिंगल स्टार्ट थ्रेड, डबल स्टार्ट थ्रेड एंड ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड कॉमा डबल स्टार्ट थ्रेड कॉमा ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड। इसका मतलब यह है डियर कि देखो इस सिंगल स्टार्ट थ्रेड में अगर हम फर्स्ट की बात करें तो डिस्टेंस जो L ट्रेवल्ड की जाएगा, जो डिस्टेंस देखो 1 रिवॉल्यूशन में एक पिच के बराबर में डिस्टेंस वो ट्रेवल्ड करेगा, और डबल स्टार्ट में 2 रिवॉल्यूशन में उतने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ट्रिपल स्टार्ट में 3 रिवॉल्यूशन में।
तो बस आपको केवल रिवॉल्यूशन याद रखना है और इसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि सिंगल स्टार्ट में क्या होगा 1 रिवॉल्यूशन, डबल स्टार्ट में क्या होगा 2 रिवॉल्यूशन और ट्रिपल स्टार्ट में क्या होगा 3 रिवॉल्यूशन। तो इस तरीके से जब 3 बार आप आगे बढ़ाएंगे इसको, 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट आप आगे बढ़ाएंगे तो एक पिच आगे बढ़ेगा। एक पिच का मतलब 2 थ्रेड के बीच जितनी गैप होगी, जैसे आप देखिए ये यहां से लेके यहां तक ये जितनी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर एक्सियली हमें आगे बढ़ाना है, सपोज करिए ये हो गया। जब इसको हम एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट आगे बढ़ाएंगे तो यह इसका 1/3 डिस्टेंस से आगे बढ़ेगा। फिर एक रिवॉल्यूशन और रोटेट करेंगे, फिर 1/3 और आगे बढ़ेगा, फिर एक रिवॉल्यूशन और घुमाएंगे तो 1/3 और आगे बढ़ेगा। 3 रिवॉल्यूशन में एक पिच के बराबर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो ऐसी थ्रेड को हम लोग बोलते हैं डियर ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड। अगर यही 1 रिवॉल्यूशन में इसकी आधी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले एक्सियल, दूसरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आधी और डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, तो ऐसी थ्रेड को बोलते हैं डियर डबल स्टार्ट थ्रेड। अगर यही 1 रिवॉल्यूशन करने पर यह पूरी की पूरी इतनी पिच के बराबर एक्सियल डिस्टेंस को आगे ट्रेवल्ड कर ले नॉट, तो ऐसी थ्रेड को बोलते हैं डियर सिंगल स्टार्ट थ्रेड। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। अब बात करते हैं थ्रेड एंगल। थ्रेड एंगल, अच्छा हाँ ये भी आप जान लीजिएगा, पहले थ्रेड एंगल जान लेते हैं, फिर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थ्रेड जानेंगे, वो तो आसान है। फिर राइट हैंड थ्रेड का मतलब ये होता है कि बोल्ट को हम, नट को हम राइट साइड में घुमाएं तो नट हमारा क्या हो टाइट हो, और लेफ्ट साइड घुमाने पर लूज हो, तो ऐसी थ्रेड को बोलते हैं राइट हैंड थ्रेड। और अगर नट को लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर टाइट हो और क्लॉकवाइज घुमाने पर लूज हो तो उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड थ्रेड। तो चलिए पहले देख लेते हैं थ्रेड एंगल। थ्रेड एंगल क्या होता है डियर? ये जो थ्रेड के बीच में एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल बिटवीन 2 थ्रेड आर कॉल्ड थ्रेड एंगल। देखिए थ्रेड एंगल is the angle included between the sides of the thread measured in an axial plane। एक एक्सियल प्लेन में ये हमारी थ्रेड जितना डिग्री इंक्लाइंड होती है उसके बीच जो एंगल मेजर किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेड एंगल। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट थ्रेड एंगल की वैल्यू आपसे पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में सीधे थ्रेड एंगल की वैल्यू पूछ लिया जाता है कि थ्रेड एंगल कितना होता है। एक्मी थ्रेड के लिए 29 होता है, बटरस थ्रेड के लिए कितना होता है, BSW के लिए कितना होता है, ये सारे अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड के लिए कितना होता है। तो अलग अलग थ्रेड का अलग अलग थ्रेड एंगल होता है। चलिए आगे देखते हैं। अभी थ्रेड एंगल हम लोग आगे कंप्लीटली पढ़ने चल रहे हैं कि एक एक थ्रेड के लिए कितना एंगल होगा और वो थ्रेड किस शेप की बनती है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए डिफरेंस बिटवीन बोल्ट एंड स्क्रू। पहले ये हम लोग समझ लेते हैं डियर कि बोल्ट और स्क्रू में क्या डिफरेंस होता है। तो स्क्रू का मतलब ये समझिए कि एक ऐसा हेड होगा, ये ऐसा होगा और इस पे इस तरीके से थ्रेड कटी होंगी। और बोल्ट आपका कैसा होगा डियर? बोल्ट आपका एक ऐसा हेड होगा लेकिन इस पे इस तरीके से थ्रेड कटी होंगी। और जब भी बोल्ट को यूज करेंगे किसी मशीन एलिमेंट को ज्वाइन करने के लिए तो वहां पर नट मोस्टली रिक्वायर्ड होगा, लेकिन आपके स्क्रू में नट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यह बेसिक डिफरेंस होता है स्क्रू एंड बोल्ट में। आइए देख लेते हैं। देखिए ए बोल्ट इज ए फास्टनर। बोल्ट एक ऐसा फास्टनर होता है, यह इसका हेड हो गया, इसका भी हेड हो गया। तो बोल्ट एक ऐसा फास्टनर होता है विथ ए हेड एंड स्ट्रेट थ्रेडेड शैंक एंड इंटेंडेड टू बी यूज्ड विथ ए नट। बोल्ट एक ऐसा फास्टनर होता है जिसके पास एक हेड होता है और उसमें एक स्ट्रेट थ्रेड आपकी बनी होती है, सीधी थ्रेड बनी होती है। एंड क्लैंप 2 और मोर प्लेट्स, 2 या 2 से अधिक प्लेटों को, अब यहाँ हम लोग प्लेट 1 लगा दें, प्लेट 2 लगा दें, प्लेट 3 लगा दें और इसको टाइट कर दें। 2 या 2 से अधिक प्लेटों को हम लोग क्लैंप करते हैं किसके थ्रू?
बोल्ट एंड नट के, कॉमा द सेम बोल्ट कैन बी कॉल्ड स्क्रू, यही बोल्ट हमारा स्क्रू कहलाएगा जब इसकी एज हम लोग शार्प कर देंगे और थ्रेड आपकी टेपर हो जाएंगी। ये जो थ्रेड है डियर, ये टेपर हो जाती हैं। नट में आपकी स्ट्रेट थ्रेड होती है, लेकिन स्क्रू में थोड़ी सी आप देखेंगे तो टेपर थ्रेड आपकी होती है। दैट मीन्स व्हेन इट्स थ्रेड इनटू ए टेपर्ड होल in one of the parts and not into the nut, और नट का इसमें यूज नॉट यूज नट, नट का यूज इसमें हम लोग नहीं करेंगे और थ्रेड आपकी टेपर होगी और बोल्ट में आपका थ्रेड स्ट्रेट होती है और नट का यूज करते हैं। स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बोल्ट के पास नट एंड बोल्ट हैवी पावर और स्ट्रेंथ के मैकेनिकल पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं और लाइट वेटेड स्मॉल मशीन एलिमेंट को जोड़ने के लिए हम लोग स्क्रू या पेच का यूज करते हैं। तो ये हमारा होता है डियर डिफरेंस बिटवीन स्क्रू एंड बोल्ट। नेक्स्ट देखिएगा, बोल्ट इज ए हेल्ड स्टेशनरी वाइल टॉर्क इज अप्लाइड टू द नट। सेकेंड डिफरेंस ये होता है डियर कि बोल्ट को हम लोग क्या करते हैं, स्टेशनरी कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं और इस नट को हम लोग टाइट करते हैं। तो जो हम घुमाते हैं, टाइट करते हैं, रोटेट करते हैं, इस पर हम लोग एक टॉर्क लगाते हैं। टॉर्क की वजह से उस पर जो स्ट्रेस जनरेट होता है वहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेस या मरोड़ प्रतिबल जनरेट होता है। तो हम लोग नट एंड बोल्ट में बोल्ट को फिक्स कर देते हैं और नट पर टॉर्क लगाते हैं, जबकि स्क्रू में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर या तो इस पर स्लॉट बना देते हैं तो स्क्रू ड्राइवर का यूज करके इसको हम टाइट करते हैं, या यहाँ पे हम लोग रिंच या मशीन क्लैंप एलिमेंट लगाकर उसको टाइट करते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि स्क्रू में हम लोग स्क्रू पर टॉर्क लगाते हैं जिससे यह एक्सियल डायरेक्शन में आगे बढ़ता है और दो मशीन कंपोनेंट को क्लैंप करता है। तो ये नेक्स्ट डिफरेंस हो गया। दैट मीन्स ए बोल्ट इज हेल्ड स्टेशनरी वाइल टॉर्क अप्लाइड टू द नट। बोल्ट स्टेशनरी होगा और नट पर टॉर्क अप्लाई करेंगे टू मेक थ्रेडेड ज्वाइंट, थ्रेड ज्वाइंट को कंप्लीट बनाने के लिए। वेयर है, जबकि जहां पर द टॉर्क इज अप्लाइड टू द स्क्रू, जबकि स्क्रू में हम लोग टॉर्क अप्लाई करते हैं टू टर्न इट इनटू मैचिंग थ्रेड इन वन ऑफ द पार्ट्स। तो इस तरह से हमारा दूसरा डिफरेंस होता है थ्रेड एंड बोल्ट ज्वाइंट। आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ वॉशर। समझते हैं डियर कि वॉशर क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए, जब हम लोग नट एंड बोल्ट को, सपोज करिए ये हो गया प्लेट 1, ये हो गया प्लेट 2, अब इसे देखेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लगा दिया नट, इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब इसको ये हो गया, ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे सपोज करिए कि ये इस पे हमने लगा दिया ये बोल्ट, ये बोल्ट हो गया, ये नट हो गया, यहाँ पे इंटरनल थ्रेड हो गई। तो यह क्या करेगा डियर, केवल इतने क्रॉस सेक्शन एरिया पे प्रेशर अप्लाई करेगा, प्रेशर फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से इस प्लेट के ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कम सरफेस एरिया पे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, परपेंडिकुलर या नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब यहाँ से देखिए, जब हम देखते हैं अगर एरिया की वैल्यू बढ़ा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर, ये टोटल प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि एक वॉशर यूज कर लेते हैं इस बोल्ट के बड़े साइज का, जिस वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है, तो मशीन कंपोनेंट पर स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे मशीन कंपोनेंट की लाइफ बढ़ जाती है। तो इस वजह से हम लोग वॉशर का यूज करते हैं और ताकि मशीन कंपोनेंट पर इंड्यूस्ड हुए स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाए। दूसरा, दो कंपोनेंट को टाइटली हेल्ड करने के लिए इस वॉशर का यूज करते हैं ताकि हमारा नट वाइब्रेशन की वजह से री ओपन ना हो। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ वॉशर की जब बात करेंगे तो इट डिस्ट्रीब्यूटेड द लोड। यह क्या करता है, वॉशर आपका लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है क्योंकि सरफेस एरिया इसका बढ़ जाता है
ओवर ए लार्ज एरिया ऑन द सरफेस ऑफ क्लैंपिंग पार्ट्स। क्लैंपिंग पार्ट्स के लार्ज, देखो वाशर आपका क्या होता है, इस तरीके से होता है, ये सॉलिड पार्ट होता है। अब इस पे नट इतने एरिया पे आ जाता है, लेकिन पूरे के पूरे सरफेस एरिया पे प्रेशर फोर्स को डिवाइड कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट प्रिवेंट डैमेजिंग ऑफ क्लैंपिंग पार्ट्स ड्यूरिंग असेंबली। जब स्ट्रेस की वैल्यू कम होगी तो उस पर हमारा असेंबली के डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यह असेंबली क्लैंप पार्ट के डैमेज को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इट प्रिवेंट देखो मैरिंग ऑफ द बोल्ट हेड एंड नट सरफेस ड्यूरिंग असेंबली। तो यह आपका क्या करता है, नट और बोल्ट के हेड को भी असेंबल्ड के समय प्रिवेंट यानी कि प्रोटेक्ट करता है, ताकि नट एंड बोल्ट, अगर देखो अगर ये सरफेस एरिया ना लगा होता तो नट टाइट होता, तो ये क्या करता है, ये नट इस पूरे बॉडी को नीचे की ओर खींचता, जिससे यहाँ से शियर होकर ये नट चला आता और ये हेड आपका ऊपर ही रह जाता, इस हेड में शियर हो जाता। तो बोल्ट के हेड के शियर को कम करने के लिए और नट में मशीन पार्ट्स को शियर होने से रोकने के लिए हम लोग वाशर का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट प्रोवाइड बियरिंग सरफेस ओवर द लार्ज क्लियरेंस होल। तो यहाँ पे हमारा बियरिंग कैपेसिटी या बियरिंग होल लोड को भी बढ़ाता है। ये हो गया डियर हमारा फंक्शन ऑफ वाशर। आगे देखिए, शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। नेक्स्ट टर्म हम लोग सीखने चल रहे हैं, शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। मतलब किसी बोल्ट की शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो बोल्ट का मतलब तो हमने आपको बताया डियर कि ये आपका कहलाता है बोल्ट। अब इस बोल्ट में जब कोई हम एक्सटर्नल वाइब्रेशन फोर्स अप्लाई करें तो उस समय वह विदाउट फेल्योर हुए, विदाउट ज्वाइंट को रीओपन किए मशीन एलिमेंट्स पर प्रॉपर वर्किंग करता रहे, तो ऐसे डिवाइस हमारे कहलाएंगे शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। लाइक दैट रिड्यूस द शैंक डायमीटर ऑफ या टू कोर डायमीटर ऑफ थ्रेड और इवन लेस। हम इसमें क्या करेंगे, देखो इंक्रीज द लेंथ ऑफ द शैंक ऑफ पोर्शन ऑफ द बोल्ट। सपोज करो कि दो मशीन पार्ट है, इसको हमने क्या किया कि नट एंड बोल्ट से ये हो गया आपका बोल्ट और ये हो गया आपका नट इंटरनल, और ये आपकी इस तरीके से बनेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे डियर कि जब हैवी शॉक अप्लाई होगा तो उस समय क्या होगा, इसे रीओपन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड इस पे डिस्टॉर्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी हो सकता है। तो इन सबको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, रिड्यूस द शैंक डायमीटर। ये जो आपका डायमीटर होता है, इस डायमीटर को बोलते हैं शैंक डायमीटर, और इस डायमीटर को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, और जब डायमीटर रिड्यूस होता है तो इसकी लंबाई हमारी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, लेंथ इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं उस समय शॉक आपकी एब्जॉर्ब कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी किसी भी बोल्ट की। तो ये हमारा एक फिनोमिना होता है शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या होता है डियर कि देखो ये जो बोल्ट होता है, यहां से लेके यहां तक इस पे जो थ्रेड जनरेट हुई हैं, ये जो थ्रेड जनरेट हुई हैं, इन थ्रेड यहां से लेकर यहां तक एवरी पॉइंट पर अगर प्रॉपर बोल्टिंग एंड नट हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं तो एवरी पॉइंट पर लोड बियरिंग कैपेसिटी या उस बोल्ट की स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कहीं पे कम ज्यादा नहीं होता है। एवरी थ्रेड आपकी कांस्टेंट लोड बियर करती है। तो इस तरह से कोई भी अगर किसी थ्रेड पे ज्यादा लोड होगा तो वो बीच वाली थ्रेड जल्दी से फेल कर जाएगी। तो ऐसी डिजाइन हम लोग करें कि एवरी थ्रेड पर कांस्टेंट लोड आपका इंड्यूस्ड हो, ऐसे बोल्ट को बोलेंगे हम लोग डियर बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। दैट मीन्स द थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द बोल्ट is the weaker part and maximum amount of the elastic energy is absorbed in the region। पहले तो ये समझेंगे डियर कि जो थ्रेडेड पोर्शन होते हैं, हम ये चाहेंगे कि जब भी इस पे
कोई भी एक्सटर्नल लोड की वैल्यू बढ़ जाए, स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाए, तो अगर फेल होना हो, देखो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड फास्टनर, यदि तीनों का मटेरियल सेम रख देंगे तो उस समय तीनों की स्ट्रेंथ सेम है। अब ये क्या हो जाएगा कि जब लोड की वैल्यू बढ़ेगी तो हो सकता है कि प्लेट 1 मशीन एलिमेंट 1 फेल कर जाए, या 2 फेल कर जाए, या हमारा क्लैंपिंग पार्ट फेल कर जाए फास्टनर, क्योंकि तीनों का मटेरियल सेम है तो तीनों के पास लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी सेम होगी। तो हमारा अगर प्लेट या मशीन एलिमेंट फेल हो गया तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा लॉस हो जाएगी। तो हम अगर मशीन एलिमेंट को सेफ रखना चाहेंगे तो हमेशा फास्टनर की स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, लेस रखेंगे, लेस स्ट्रेंथ ऑफ फास्टनर। अब फास्टनर की स्ट्रेंथ को लेस रखेंगे तो जब भी लोड की वैल्यू बढ़ेगी तो सबसे पहले फास्टनर फेल कर जाएगा, देन फास्टनर हमारा क्या होगा, फेल कर जाएगा, और जब फास्टनर फेल करेगा तो दोबारा नट एंड बोल्ट को हम चेंज करके नया लगा देंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस वजह से हमें जब भी डिजाइन करना होगा नट एंड बोल्ट की, तो नट एंड बोल्ट को ऐसे मटेरियल का डिजाइन करेंगे कि जो हमारा बेस मेटल है मशीन एलिमेंट का, उससे नट एंड बोल्ट की स्ट्रेंथ कम हो, और यह डक्टाइल मटेरियल का, मोस्ट डक्टाइल मटेरियल का बनाया जाए, जिस वजह से कोई भी शॉक वगैरह इस पर इंड्यूस्ड हो तो यह इसको एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ देखिए, द थ्रेड पोर्शन ऑफ द बोल्ट इज वीकर, जो बोल्ट आपका होता है उसे हम वीकर बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं मशीन पार्ट के रिस्पेक्ट में, रेदर देन मशीन पार्ट। देन क्या होगा, एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलास्टिक एनर्जी इज एब्जॉर्ब, और ऐसा बनाते हैं कि वह हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इलास्टिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले जब लोड की वैल्यू फ्लक्चुएट हो या बढ़े तो। देन इन द रीजन, देन द आइडियल बोल्ट विल बी वन, एक आइडियल बोल्ट ऐसा बोल्ट होना चाहिए डियर, विच इज सब्जेक्टेड टू सेम स्ट्रेस लेवल एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन इन द बोल्ट। अलग अलग क्रॉस सेक्शन में भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, अलग अलग क्रॉस सेक्शन में भी हमारा क्या होना चाहिए डियर, स्ट्रेस की वैल्यू आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसे बोल्ट को हम लोग आइडियल बोल्ट कहते हैं। ये हमारा होता है डियर एक बोल्ट यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का, और बोल्ट को हमेशा वीकर सेक्शन का बनाते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मशीन एलिमेंट और बोल्ट में बोल्ट की स्ट्रेंथ को कैसा रखेंगे, इक्वल ऑफ मशीन एलिमेंट, या लेस देन मशीन एलिमेंट, या ग्रेटर देन मशीन एलिमेंट, तो हमेशा लेस देन मशीन एलिमेंट हम लोग रखेंगे। ये होता है आपका बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। देखिए, ये आपके होते हैं बोल्ट, इस तरीके से बोल्ट का हेड होता है, ये इस पे एक्सटर्नल थ्रेड बनी होती हैं, और जब नट लगता है तो उसके अंदर एक इंटरनल थ्रेड बनाई जाती है। पहले और पॉइंट देख लीजिए यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन ए बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, एक ऐसा बोल्ट जिसमें एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ अचीव करना हो, तो द इंटायर बोल्ट इज स्ट्रेच्ड टू द सेम लिमिटिंग वैल्यू। तो हमें सभी पूरे इसके बॉडी पर स्ट्रेस की वैल्यू को सेम रखना है, एंड थॉस रिजल्टिंग इन मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्बशन, और ऐसा बनाना है कि यह ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। सेकेंड पॉइंट का यह एक इंक्लूजर रूट है। देन फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ सैंक डायमीटर, इस सैंक डायमीटर पर ये जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं सैंक डाया। इस सैंक डायमीटर पर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए, फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ सैंक डायमीटर सुटेबल बी इक्वल टू कोर या माइनर डायमीटर ऑन द थ्रेड फॉर बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो हर जगह पे ये जो हमारा क्या है डियर, इसकी डायमीटर एवरी पॉइंट पे माइनर डायमीटर, देखो ये जो डायमीटर आपका है इसे बोलेंगे माइनर डायमीटर, ये मिनिमम डायमीटर जो है इसे बोलेंगे माइनर डायमीटर, ये भी आपका कहलाएगा माइनर डायमीटर। यहाँ पे ये थ्रेड से लेकर थ्रेड के बीच की दूरी को कहेंगे मेजर डायमीटर।
तो हम माइनर डायमीटर के क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट रखेंगे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ और स्ट्रेस को बियर करने के लिए। ये हो गया हमारा डियर बोल्ट। अब हम क्या करेंगे डियर, फॉर्म ऑफ स्क्रू थ्रेड। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कितने टाइप के स्क्रू हमारे होते हैं, सबके एंगल क्या होते हैं। जैसे यहाँ देखिए इस तरीके की स्क्रू, देखिए थ्रेड हमारी जो बनेंगी वी शेप की बनेंगी, ट्रेपेजोइडल शेप की बनेंगी, स्क्वायर थ्रेड की बनेंगी, नकल बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। उनमें अलग अलग एंगल के अकॉर्डिंग इनको हम लोग स्पेसिफाई करेंगे और इनको हम लोग ये भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग यही पढ़ने चलेंगे नेक्स्ट क्लास में डियर, टाइप्स ऑफ थ्रेड। टाइप्स ऑफ थ्रेड में हम लोग पढ़ेंगे राइट हैंड थ्रेड, राइट हैंड थ्रेड। बी पार्ट हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड थ्रेड। राइट हैंड थ्रेड का मतलब ये होता है डियर कि बोल्ट को जब हम लोग क्लॉकवाइज घुमाने पर ये क्या हो, टाइट हो, और एंटी क्लॉकवाइज मूव कराने पर वो बोल्ट हमारा क्या हो, लूज हो। ऐसे बोल्ट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थ्रेड। लेफ्ट हैंड थ्रेड आपकी क्या होती है डियर, लेफ्ट हैंड थ्रेड में एंटी क्लॉकवाइज में आपका क्या होता है, नट टाइट होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, टाइट होता है, और क्लॉकवाइज में आपका क्या होता है, नॉट लूज होता है। तो ऐसे थ्रेड को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड थ्रेड। दोनों थ्रेड का यूज हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डियर क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड पढ़ेंगे, थ्रेड के एंगल पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोग सीखेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोगों ने क्या किया डियर, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेड एंड थ्रेड जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू माय डियर।